हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो आज हम अपनी 7th थ्योरम स्टार्ट करेंगे। कौन सी? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब जो इससे पहले जो टेलीगन्स थ्योरम पढ़ी थी ना, उसका भी इस थ्योरम के अंदर थोड़ा लिंक आएगा, इसलिए मैंने उसका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पूरा बेसिक क्वेश्चन से इसलिए डिस्कस किए थे। वहाँ पे जो वो टाइम वेरिएंस वाला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रेसिप्रोसिटी में आता है, तो वो भी आप चीज़ देखोगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ना, ये एक्चुअल में गेट के अंदर तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, बट इससे रिलेटेड 2 पार्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं गेट के अंदर ना, ट्रांसमिशन पैरामीटर वगैरह के, ठीक है, वो आगे अपने बात करेंगे। बाकी आईईएस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आईईएस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे, ठीक है, तो बहुत अच्छी थ्योरम है, समझना। एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है। तो क्या है रेसिप्रोसिटी थ्योरम? कि भैया कि कोई आपका लीनियर पैसिव, ये आप ध्यान रखना, और में अपने एक्टिव लिखे आ रहे थे, यहाँ पे क्या है? पैसिव है। ये पहली बात तो ये नोट करने वाली है ना, मिसअंडरस्टूड मत करना इसको। इन ए लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द पोजीशन ऑफ सोर्स एंड लोड आर इंटरचेंज्ड। मतलब क्या है इस चीज का? इस चीज का मतलब क्या है? ये मैंने डेफिनेशन जो लिखी है इसकी, जो स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है वो समझो आप। जैसे ये मेरा कोई नेटवर्क है, ये मेरा कोई नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? पैसिव नेटवर्क है, पैसिव नेटवर्क है। मैंने इसके इनपुट में एक्साइटेशन दिया, कोई वोल्टेज सोर्स एक्साइटेशन दिया, ये V दिया, और मेरा आउटपुट में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो मेरा करंट आ रहा है, ठीक। ये 2 पोर्ट है, ये 1 डैश मान लिया मैंने, और ये 2 डैश मान लिया मैंने, ठीक है। अब इस थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर अपने सोर्स की पोजीशन को, रिस्पॉन्स की पोजीशन को, मतलब एक्साइटेशन की पोजीशंस को और रिस्पॉन्स की पोजीशन को अगर अपने इंटरचेंज भी कर देंगे ना, तो रेशियो जो होगा रिस्पॉन्स से एक्साइटेशन का, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। मतलब क्या है? अगर मैं इसी नेटवर्क को, इसी नेटवर्क में अगर मैं ये चेंज कर देता, इसी नेटवर्क में ये चेंज कर देता, मैं एक नेटवर्क वापस से, इसको सेम नेटवर्क है पैसिव, इसमें मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने सोर्स लगा दिया इधर, सोर्स लगा दिया इधर, और करंट लगा दिया मैंने इधर, करंट की डायरेक्शन मैंने कर दी इधर, ठीक है, करंट की डायरेक्शन मैंने कर दी इधर, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन और सोर्स की डायरेक्शन, मतलब सोर्स और करंट को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अगर मैंने सोर्स और करंट को इंटरचेंज किया है, तो आप जो देखोगे, जो I/V का जो रेशियो है, मतलब रिस्पॉन्स से एक्साइटेशन का जो रेशियो है, वो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब कि अगर आप इसमें I/V का रेशियो देखोगे और इसमें I/V का रेशियो देखोगे, तो वो कांस्टेंट आएगा। तो होमोजेनिटी से मैं अगर इसको बात करूं तो क्या लिख सकता हूं? I1/V1 इक्वल्स टू I2/V2, I2/V2। ये तो होगी इसकी मतलब जो स्टेटमेंट की बात है कि ये कहना क्या चाहता है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती क्या है, कि अपने कोई भी सोर्स को, अब जरूरी नहीं है कि इन वोल्टेज सोर्स या एक्साइटेशन हो आपका, यहाँ पे करंट सोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उनका जो रेशियो आएगा ना, जो रिस्पॉन्स आउटपुट जो आ रहा है आपका और जो इनपुट है आपका, उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो होमोजेनिटी से मैं कह सकता हूं कि I1/V1 इक्वल्स टू I2/V2। अब ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम कब लगा सकते हैं? तो उसके लिए आप देखो कि नोट लिखे हैं मैंने कुछ, ये जो पॉइंट्स है, क्या है? सबसे पहली बात तो ये नेटवर्क क्या होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए। ये याद रखना, नेटवर्क पैसिव होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है। अब देखो, वैलिड ओनली फॉर सिंगल सोर्स एक्साइटेशन, मतलब कि एक ही सोर्स होना चाहिए। आप जो एक्साइटेशन दे रहे हो वहां पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। आगे देखो कि डिपेंडेंट सोर्स होने ही नहीं चाहिए, डिपेंडेंट सोर्स नहीं होने चाहिए। डिपेंडेंट सोर्स क्योंकि बाद में एक्टिव बन सकते हैं, इसलिए डिपेंडेंट सोर्स नहीं होने चाहिए। सिर्फ एक ही एक्साइटेशन होनी चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स
डीजनरेटिव केस देखा था ना अपनों ने, वहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स अपने किस थेवेनिन थ्योरम में देखा था कैसे काम करने लग गया था एक केस के अंदर, वो वहाँ पे करंट सोर्स तो सिंक बन गया था और डिपेंडेंट सोर्स तो जा वो सोर्स बन गया था। तो डिपेंडेंट सोर्स अलाउड नहीं है इस थ्योरम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स अलाउड है। और जो वोल्टेज सोर्स होगा ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसको जो टारगेट टर्मिनल है, मान लो कोई भी टारगेट टर्मिनल है, वहां पे आपको चेक करनी है रेसिप्रोसिटी कहाँ पे कुछ देर है, वहां पे चेक करनी है, ठीक है। तो वहां पे जो अगर वोल्टेज सोर्स होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स, वो हमेशा सीरीज में लगेगा, सीरीज में लगेगा, ठीक है। जबकि करंट सोर्स जो होगा वो हमेशा पैरेलल में लगेगा, करंट सोर्स हमेशा पैरेलल में लगेगा। क्यों? अगर वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में लगाते तो वो रिडंडेंट हो जाता, उसके जो भी एलिमेंट होता पैरेलल के अंदर, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, इसलिए करंट सोर्स को पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए करंट सोर्स को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और आइडियल वोल्टेज सोर्स को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। एनी नेटवर्क ऑलवेज रेसिप्रोकल, कोई भी लीनियर नेटवर्क होगा ना, वो हमेशा रेसिप्रोकल होगा, हमेशा रेसिप्रोकल होगा। मैं कह सकता हूं कि रेसिप्रोसिटी और पैसिविसिटी, मतलब जो अगर पैसिव एलिमेंट है, अगर कोई नेटवर्क है उसके अंदर पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए सारे सारे, मतलब अगर कोई पैसिव है ना, कोई चीज़ पैसिव है तो वो रेसिप्रोकल भी है, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। रेसिप्रोसिटी इंप्लाइज पैसिविटी और पैसिविटी इंप्लाइज रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब आपके मन में आ रहा हुआ सर ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए मैंने एप्लीकेशन लिख रखी है, देखो। जो भी अपनी पावर सिस्टम ट्रांसमिशन लाइंस है, टेलीफोन लाइंस इन कम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी रेसिप्रोकल होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा होगा, आप जब ट्रांसमिशन लाइंस के जब पैरामीटर ABCD की अपने बात करते हैं तो वहां पे रेसिप्रोसिटी टू पोर्ट में कंडीशन लिखते हैं, वो टू पोर्ट में आपको समझ में आएगा, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। वो अगर मैं बताऊँ तो वहां पे होती है AD माइनस BC इक्वल्स टू 1, AD माइनस BC इक्वल्स टू 1। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके आपको ये क्लियर करता हूँ। जैसे अभी मैं जहाँ हूँ, ठीक है, वो मेरा सोर्स जनरेटर है, ठीक है, सोर्स जनरेटर है। बट अगर मेरे को सोर्स जिसको प्रोवाइड कराना है, लोड है, वो कहीं और है, ठीक है। यहाँ पे जनरेटर है, वो कहीं और है, दूसरी जगह पे है। अब अगर मैं वो लोड को यहाँ ले आऊँ और जनरेटर को वहाँ भेज दूँ, एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी। मान लो पहले एफिशिएंसी 70% थी कि भाई एनर्जी जितनी सप्लाई हो रही है, अब वो अगर वो सोर्स और लोड इंटरचेंज हुए बट एफिशिएंसी तो उतनी रहेगी ना, जगह चेंज हुई है। इसलिए एग्जांपल हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन वाला मैंने एग्जांपल दिया है, तो वहां पे AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 होता है। और वो अपने टू पोर्ट नेटवर्क में देखेंगे जब ट्रांसमिशन पैरामीटर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी थ्योरी की बात, ये होगी इसकी थ्योरेटिकली बात। अब इस थ्योरम को सर हमको मैथमेटिकली समझना है, जो भी हमने डिस्कस किया है। वैसे तो वर्बली तो हमें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी है सर, कि भाई ये आपने बताया कि I/V कांस्टेंट होता है, बट इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हमको। तो वो कैसे करें, वो उसके लिए मैं हूं ना, उसके लिए अपने मैथमेटिकली क्वेश्चन डील करते हैं एक दो, जो इसके स्टेटमेंट के बेसिस पे हो, कि इस थ्योरम को जो प्रूफ कर रहे हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपने कर लेते हैं, उसके बाद अपने गेट और ESC के क्वेश्चंस करेंगे। तो समझ में आई बात कि भैया ये पैसिव नेटवर्क में, पैसिव बायलैटरल नेटवर्क में लगती है। पहली बात तो ये होगी, और एक ही सोर्स होना चाहिए और डिपेंडेंट सोर्स भी नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज ये रेसिप्रोसिटी इंप्लाइज पैसिविटी, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने स्टेटमेंट वाइज आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है पूरी मैंने आपको समझा दी। अब अपने क्या बात करते हैं, अब अपने इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इस पे इसका जो कंसेप्ट समझने के लिए एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब रेसिप्रोसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन को अपने को हैंडल करना है। अब इसमें क्या मैंने क्या बताया आपको कि रिस्पॉन्स, अब इसमें क्या बोला, करंट के थ्रू पूछा है कि रेसिप्रोसिटी आप बताओ, वेरीफाई करके बताओ। तो अपना टारगेट टर्मिनल यही होगा ना, क्योंकि करंट इसी में फ्लो हो रहा है। तो ये मेरा टारगेट है ना, ये भी मैंने इसको टारगेट माना। तो इस करंट की बात करनी है अपने को, इस करंट का एक्साइटेशन अपना ये है, एक्साइटेशन अपना ये है, मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो आपका
कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। वोल्टेज और करंट का रेशियो यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपकी, तो ये करंट की वैल्यू आपकी क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि टारगेट टर्मिनल यही हुआ ना, करंट पे निकालना है। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट का रेशियो इसलिए मैंने बोला कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ इसकी, तो इस करंट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इस करंट की वैल्यू बताओ। तो ये करंट की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए यहाँ पे करंट पता होना चाहिए, यहाँ पे करंट पता होना चाहिए ना, क्योंकि इस वोल्टेज से जितना करंट आ रहा है वही तो डिवाइड हो रहा है इस दो सर्किट में, है ना, ये दो पैरेलल में। फिर करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो इस करंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इस करंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वोल्टेज कितनी है 68, वोल्टेज कितनी है 68 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सोल्व करना है। ये सर्किट आपका, आपको पता है ये 6 पैरेलल 2 के है और ये सीरीज में है आपका 7 के साथ में, तो 7 + 6 पैरेलल 2, ये टोटल करंट आया ना आपका, कितना आएगा बताओ, 68 डिवाइडेड बाय 7 + 6 इंटू 2 अपॉन 6 + 2 8, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में अगर बात करूँ तो 68 डिवाइडेड बाय 8 7 56 + 12 68/8, तो ये 8 आ गया आपका, 8 एम्पियर का आपका करंट आ गया। टोटल करंट 8 एम्पियर का है, तो आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू टोटल करंट इंटू करंट डिवीजन रूल लगाना है। अपोजिट रेजिस्टेंस 6/6 + 2, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 एम्पियर आपका करंट आ गया। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सोर्स को इनपुट को और आउटपुट को एक्सचेंज करूँगा। अब मान लो अब मैं एक्सचेंज करूँगा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पोलरिटी ये करंट वाली डायरेक्शन है वैसी लेनी है, कैसी लेनी है, हमको ये तो बताओ कि पोलरिटी का भी कोई लफड़ा है क्या। चलो मान लो आपने पोलरिटी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की ऐसे ले ली, करंट पॉजिटिव से निकलना चाहिए तो ऐसे मान के तो ऐसे चलनी चाहिए थी, बट आपने उल्टी ले ली, तो उस पोलरिटी के हिसाब से करंट की भी डायरेक्शन उल्टी होगी। तो कांस्टेंट तो सेम, मतलब रेशियो तो सेम ही रहा ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रेशियो तो सेम ही रहा, तो रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पोलरिटी का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, कैसे भी ले सकते हो। बट अपने इस केस में जो जैसी है वैसी मान लेते हैं ना, ज़्यादा हार्डवर्क क्यों करें, है ना, जैसी है वैसी मान लेते हैं। उल्टी भी ले सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा है जैसी है वैसी मान लेते हैं अपने। अब ये करंट इधर जा रहा है, मतलब पोलरिटी यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो ऐसे लगाऊंगा +-, ठीक है, प्लस से निकलेगा, तो ये 68 वोल्ट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे अगर बात करूँ, करंट ऐसे जा रहा है, प्लस से निकलेगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 ओम है। वोल्टेज सोर्स को कैसे करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और ये मेरा करंट ऐसे आएगा। और टारगेट टर्मिनल की बात करें तो सीरीज में लगाया, देखो वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगाया ना, तो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स होता तो पैरेलल में लगाते, तो ये बात होगी। अब ये 5 ओम यहाँ आ गया आपका, और ये 1 ओम यहाँ आ गया आपका, 1 ओम आ गया यहाँ पे, ये 2 ओम है ही, ठीक है। तो ये आपका AB ब्रांच होगी, टारगेट ब्रांच आपकी AB होगी, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। 4 ओम का क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब इसमें अगर बात करूँगा मैं, इसमें अगर मैं बात करता हूँ अपनी, यहाँ से इस करंट की वैल्यू निकालो, यहाँ से इस करंट की वैल्यू निकालो, तो वही चीज़ पहले यहाँ से ये करंट है, ये इसको मैं ऐसे भी मान सकता हूँ ना, इस पॉइंट के बीच में इस 6 ओम को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ना ऐसे, कोई दिक्कत हो रही है 2D के अंदर, उधर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नोड शिफ्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको चक के इधर भी रख सकता हूँ, तो ये 7 और 6 एक्चुअल में तो पैरेलल में ही है। अगर मैं 68 से यहाँ से करंट की बात करता, ऊपर नहीं, करंट इधर ऐसे जाएगा ना, फिर डिवाइड होगा, एक इधर एक उधर, तो 68 से करंट की बात करता तो कितना था, टोटल करंट की अगर मैं बात करता तो कितना था, 68 डिवाइडेड बाय 68 डिवाइडेड बाय, ये देखो ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है, इसके साथ सीरीज में क्या आएगा, इसके साथ सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, ये 7 पैरेलल 6, 7 पैरेलल 6, यही बात आएगी। तो आई कितना आएगा आपका, आई आएगा 68 डिवाइडेड बाय में 2 + 7 × 6 42 अपॉन में 7 और 6 13, ठीक है।
तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 68 डिवाइडेड बाय में 42 प्लस 26 अपॉन 13। ठीक है, 42 और 26 कितना होता है आपका, 42 और 26 आपका होता है सर 68। तो 68 से 68 कैंसिल, तो आई की वैल्यू आपकी आ गई 13। आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई। ठीक है सर, आई की वैल्यू 13 आ गई। अब ये वाला 13 डिवाइड होगा, करंट डिवीजन रूल लगाओ, 13 इंटू, अब मेरे को आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू निकालनी है, तो 13 इंटू इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस पैरेलल में ये है 6/6 प्लस 7। तो ये 13 से 13 कैंसिल, 6 एम्पियर। तो देख रहे हो आप, देख रहे हो वोल्टेज मतलब करंट की वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट था, तो करंट भी सेम ही आएगा क्योंकि V/I का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये करंट 6 एम्पियर था, 6 एम्पियर आया। इंटरचेंज करने के बाद में भी मतलब हमने बता दिया, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। समझ में आ गई बात। तो ये आज की क्लास में हमने अभी क्या सीखा है कि सर रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती क्या है। अच्छा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाते कैसे, पैसिव नेटवर्क में लगाते हैं, स्टेटमेंट देखा आपने। ठीक है, अगर कोई लीनियर पैसिव बायलैटरल है तो अगर उसमें रेसिप्रोसिटी लग सकती है मतलब वो पैसिव है, मतलब रेसिप्रोसिटी मतलब पैसिविटी, पैसिविटी मतलब रेसिप्रोसिटी। समझ में आ गई। तो लीनियर पैसिव बायलैटरल एलिमेंट के अंदर अपने नेटवर्क के अंदर रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाते हैं। इसका बहुत सारा यूज आएगा। आगे वाले लेक्चर में अपने ESC में क्वेश्चंस आए हुए डिस्कस करते हैं इस पे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।